नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी कुशल होंगे एवं परीक्षा की अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम आपके पाठ्य पुस्तक का आगे का अभ्यासक्रम एक और जन्मदिन पूर्ण होने के बाद व्याकरण का शब्द भंडार मैंने को समझा दिया है। उसके बाद 70वां पाठ जो कविता है, नींव की ईंट हो तुम दीदी, उदय प्रकाश जी ने लिखा है, उसका अध्ययन करेंगे। नींव मतलब हम गुजराती में कहते हैं कि जेम के पायानी ईंट चणतरना जे पायानी ईंट होय ए मजबूत होय अने एना उपर आखा मकाननो समग्र आधार रहेलो होय, एना प्रमाणमां जोईए तो नींव मतलब कि पायानी ईंटनुं काम करे छे। नींव की ईंट हो दीदी है, तो यह पद्य उदय प्रकाश जी ने लिखा है, जिनका जन्म 1952 8वें दशक के कवि उदय प्रकाश का जन्म मध्य प्रदेश के शहडोल गांव में हुआ। अब अनूपपुर है, जिले के सीतापुर गांव शहडोल जिला है और सीतापुर गांव आज यह शहडोल अनूपपुर नाम से जाना जाता है। वे स्नातक कक्षा तक विज्ञान के छात्र रहे, किंतु बाद में सागर विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए किया है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अध्यापन एवं शोध कार्य किया है। कुछ वर्ष दिनमान एवं पूर्वग्रह पत्रिका का संपादन भी किया है। समकालीन हिंदी कविता का एक नई पहचान देने वाले युवा कवियों में उदय प्रकाश का नाम प्रमुख है। समकालीन मतलब हिंदी साहित्य का एक काल है, जिनके अनुसार उन्होंने युवाओं को नई पहचान देने के अनुसार काम किया है। जीवन और समाज के स्वार्थ के प्रति गहरी प्रतिबद्धता की झलक इन कविताओं में साफ नजर आती है। उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं सुनी, कारगिल, अबूतर, कबूतर तथा रात में हारमोनियम। उनके कहानी संग्रह है दरियाई घोड़ा। देखिए, उनके प्रमुख काव्य संग्रह है कबूतर, रात में हारमोनियम,
दरियाई घोड़ा, तिरिच, अंत में प्रार्थना, आदि का उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर काल गोमरा देश विदेश के अनेक भाषाओं में उनका अनुवाद किया है और पटकथा लिखी, सीरियल तथा डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्माण आदि पर काम हुआ है। तो उन्हें भारत भूषण पुरस्कार, ओम प्रकाश सम्मान, श्रीकांत वर्मा स्मृति सम्मान तथा गजानन मुक्ति बोध से सम्मानित किया गया है। तो उदय प्रकाश जी समकालीन कविता के बहुत बड़े कवि थे। यहाँ प्रस्तुत कविता में होनहार बच्चों के जीवन निर्माण की कथा है। तो उसमें जिनके बचपन में दीदी का गहरा प्रभाव है, दीदी उन्हें संस्कारित करती है, उनसे वह संस्कारित होते हैं और ज्ञानदान किया है। बच्चों की दीदी के व्यक्तित्व में अनेक संभावनाएं दिखाई देती हैं। उन्हें दीदी कभी पीपल की छांव सी, कभी ठिबरी के आलोक सी, कभी तरलता सी, तो कभी चट्टान के विश्वास से। तो जो बच्चे हैं उनका यह अनुमान है कि जैसे घर की नींव रखते हैं तो जो नींव की ईंट होती है वह बहुत मजबूत होती है और पहली नींव के आधार पर ही पूरे मकान का स्तर मौजूद रहता है। इसी कविता में यही समझाने का प्रयत्न किया गया है कि घर में भी नींव की ईंट, कविता का नाम ही है नींव की ईंट हो तुम दीदी। तो उनके आधार पर, उन दीदी के व्यक्तित्व के आधार पर उनके कार्य की संभावना है और दीदी की नई दुनिया में हारिल बनकर पुनः मिलेंगी। हारिल मतलब कभी कभी आने वाला पक्षी है जो दीदी की खबर अंदर पूछता रहता है। तो बच्चों ये मानते हैं कि उनके जीवन में हारिल पक्षी भी बनना बेहतर है, उन्हें मंजूर है। तो ये विद्यार्थी मित्र हम समझने का प्रयत्न करते हैं। पीपल होती तुम पीपल दीदी, पिछवाड़े का तो तुम्हारी खूब घनी घनी हरी टहनियों में हारी हम बसेरा लेते। पीपल मतलब कि जैसे पीपल का वृक्ष बड़ा होता है, उसकी छाँव में, उसकी पेड़ पर जैसे छाँव में अनेक मनुष्य ठंडक का अनुभव करते हैं। पीपल के वृक्ष में अनेक पशु पक्षी अपना रैन बसेरा करते हैं। उन्हें एक ऐसा एहसास होता है कि हम यहाँ हैं तो सुख शांति से रह सकते हैं। उसी तरह से दीदी को भी उपमा दी गई है कि दीदी तुम पीपल का वृक्ष हो और पिछवाड़े का तुम्हारी हरी भरी, मतलब कि उनके विचार, उनकी लागनी, उनकी भावना के साथ बच्चों का भी व्यवहार जुड़ा हुआ है। तो बच्चे ऐसा महसूस करते हैं कि हम हारे होते, हम तुम्हारे यहाँ रैन बसेरा कर ले तो भी कोई दिक्कत नहीं। हारे होते हैं हमारी तरह ही, घोंसले नहीं बनाते कभी, बसते नहीं कभी, दूर पहाड़ों से आते दूर जंगलों को उजाड़ते। हारी पक्षी ऐसे होते हैं कि दूर दूर से उड़कर आते हैं, घोंसला नहीं बनाते हैं, पहाड़ों में बसते नहीं हैं, दूर दूर से पहाड़ों से आते हैं और दूर दूर जंगलों में उड़ जाते हैं। पीपल की छां तुम्हारी तरह ऊंडी होती है, दोपहर टिबरी सी दीदी तुम हमारे बचपन की।
पीपल की छां अन्य मनुष्यों को सांत्वना देती है, संतोष देती है, उन्हें एक ठंडक का एहसास कराती है। उसी तरह से दीदी भी पीपल के छां की तरह है, जो सभी को संभालती रहती है। डिबरी, डिबरी मतलब कि जो दिया होता है मिट्टी का, उसमें दिया करके पूरे घर को रोशन करती है। उस तरह से दीदी भी हमें रोशन करती है। अचार का तलछट तेल अपनी कपास की बाटी में सिककर जलती रहती। हमारे घर में आप सभी ने देखा होगा कि घर में जो भी अचार बनता है तो पूरा मसाला डाला जाता है और पूरे साल भर के लिए बना के रखा जाता है। लेकिन यह अचार ऐसे ही अच्छा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसमें माँ है जो अचार के मसालों के दबाने के बाद उसमें पूरा तेल भर कर रखती है, जिससे अचार खराब नहीं होता है। बच्चों ने भी दीदी को यही उपमा दी है। अचार का तलछट तेल मतलब वह अचार को खराब होने से बचाता है। उसी तरह से दीदी भी उन बच्चों को संस्कारित करती रहती हैं, उन्हें बिगड़ने नहीं देती। फिर दिया में कपास का बाती होती है, वो जल जाती है तेल के साथ साथ। उसी तरह से दीदी हमने सीखे थे पहले पहल अक्षर और अनुभवों से भरे किस्से, तुम्हारी उलझी सांस से स्पर्श। तो हमने भी हमारे जीवन का पहला अक्षर तुम्हीं से सीखा है और अनुभवों के पल पर तुमने हमें बहुत कुछ सिखाया है। किससे? तुम्हारी उजली सांस के स्पर्श में। तो तुम्हारी अनुभव के द्वारा, क्योंकि दीदी तो जीवन के अनुभव ले चुकी है और हमारे गुजराती में भी कहेवत है कि अनुभव ए ज श्रेष्ठ शिक्षक है। આપણે જીવનમાં ઘણા બધા સારા વ્યક્તિઓ હોય, સમજાવવા પ્રયત્ન કરે છે, આવું ન થવું જોઈએ, આવું ન હોવું જોઈએ, આ રીતે આપણું જીવન જીવી શકાય છે। એ ક્યારે કહી શકે છે? કે જ્યારે વડીલ વ્યક્તિઓએ જીવનના અનુભવ લીધા હોય। એ અનુભવ એ આપણો શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે। એટલે इधर भी बच्चों ने प्रयत्न किया है कि दीदी ने अपने अनुभवों से हमें बहुत कुछ सिखाया है। और उजली सांस, सांस तो हम सभी लेते हैं, लेकिन जीवन की हर एक सांस में उजलापन प्रकाशित होना चाहिए, तो उसका एहसास होता है, उसी सांस से स्पर्श होता है। उसी तरह से दीदी भी हमें सिखाना चाहती है।